Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about the factors affecting rate of reaction. ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफ़ेक्ट डालते हैं या जिनकी वजह से रेट जो है वो चेंज हो सकता है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। वो क्या है कि कोलिजन्स पर सेकेंड डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि एक सेकेंड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जितनी कोलिजन होगी वो कोलिजन डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये एक फैक्टर नहीं है बल्कि एक पॉइंट है जो आपको इन सब फैक्टर्स में यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। पहला पहला जो हमारा फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के साथ देखें तो डायरेक्ट रिलेशन है। और ऐसा क्यों है कि जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, वेन एवर वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज करने से क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं रिएक्टेंट्स के वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब भी नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो इसका क्या रिलेशन होगा आगे के कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे, जब हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होने से कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगी और कोलिजन इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलिजन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एरिया तो हमारा उतना ही होता है जितना है, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन इंक्रीज की है। तो जब कम एरिया में मॉलिक्यूल ज़्यादा आ जाएंगे तो उनके दरमियान में कोलिजन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल प्रेशर। अब आपने ये बात याद रखनी है कि या तो आप ये पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन अगर आप ये पार्शियल प्रेशर वाला पॉइंट लिखते हैं तो मस्ट कंसीडर दैट इट इज़ ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, ये सिर्फ तब यूज़ होगा जब हम लोग गैसेस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जब भी लिक्विड या सॉलिड के बारे में बात होगी तो आप ये पार्शियल प्रेशर वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो ये आपने बात कंसीडर करनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, ओनली फॉर गैसेस। पार्शियल प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते हैं यानी कि वॉल्यूम हम डिक्रीज करते हैं। इसको हम इक्वेशन से भी देख लेते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हम लोगों ने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या होगा कि पी इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई वी, यानी कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम के कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगी और वो एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाएंगे और कोलिजन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। इसके रिजल्ट में जब कोलिजन्स इंक्रीज होंगी, कोलिजन जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड ज़्यादा होंगे और उससे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम गैसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सॉलिड्स या लिक्विड्स की बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की क्या रीज़न है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और जैसे ही हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसमें कोलिजन्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बढ़ जाती हैं। जब कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, हम पहले ही कह चुके हैं कि कोलिजन पर सेकंड डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें भी हमने कोलिजन्स की बात की, इसमें भी हमने कोलिजन की बात की और इसके अंदर भी हम कोलिजन्स की ही बात कर रहे हैं। जब कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा स्पीशी होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, उस केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप भी करता है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो कैटलिस्ट, वो स्पीशी जिस तरह से ऐड होता है विदाउट चेंजिंग इन केमिकल कंपोजिशन वो वैसे ही रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रिएक्शन में वो चीज़ जो एज इट इज़ हम ऐड कर रहे हो और वो एज इट इज़ रिमूव हो रही हो वो चीज़ कैटलिस्ट होगी। और कैटलिस्ट क्या करता है कि बूस्ट अप करता है रिएक्शन को। और हम कहेंगे कि भाई बूस्ट अप ये किस तरह से करता है, तो क्या होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी कि वो एनर्जी जो हमें रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए होती है कि उसको कम कर देता है।
ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और हमारा रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाता है और कैटलिस्ट एज इट इज़ रिमूव हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि कैटलिस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर का क्या ताल्लुक होगा कि देखें सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत कम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं और हिलने तक की भी जगह नहीं होती, एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है सॉलिड्स में। तो जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड ही नहीं कर सकते तो वो किस तरह से जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा फास्टर। अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो ऐसे रिएक्टेंट्स जिनमें लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें बनिस्बत सॉलिड्स के रिएक्शन थोड़ा फास्टर होता है। और अगर हम बात करें गैसेस की तो क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पर होते हैं, उनमें कोलिजन बहुत ज़्यादा होती है, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें गैसेस की तो इनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। और अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो उनमें गैसेस से थोड़ा कम और सॉलिड्स से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सरफेस एरिया की तो सरफेस एरिया के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर सिर्फ लिक्विड और सॉलिड के बारे में बात करें या फिर हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसमें मेन रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड है। तो यहाँ पर जो जिसके सरफेस एरिया की हम बात करें वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की सरफेस एरिया की बात करें कि जब सॉलिड लिक्विड के साथ या गैस के साथ रिएक्ट करता है तो अगर आप सॉलिड के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लिक्विड या गैस को रिएक्ट करने के लिए बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल रहा होता है, यानी कि सॉलिड्स की सरफेस मिल रही होती है बहुत बड़ी, तो रेट भी है वो फास्टर हो जाता है। ठीक है। तो ये सारा था हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। होप्स आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।